शेर का निशान फिलहाल के लिए तो एकनाथ शिंदे के पास चला गया, लेकिन शेर की तरह आज दहाड़ते दिखाई दिए उद्धव ठाकरे। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। इस पर सुनवाई की सहमति दे दी गई। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये एक संजीवनी से कम नहीं है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिनके लिए अभी अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल हो रहा था, अगर शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह उनको मिलता है तो निश्चित तौर पर शिंदे ने जो बगावत की थी, उनके साथ जो विधायक गए थे, उनकी वापसी का रास्ता साफ होता है। आगामी चुनाव में वो थोड़ा और शक्तिशाली दिखाई देंगे। साथ ही साथ एनसीपी की लड़ाई में अजीत पवार अभी तक जितने 36 जो विधायकों की ज़रूरत है उसको पुरजोर तरीके से नहीं दिखा पाए हैं। दावे तो करते रहे हैं, स्पष्टता से ये चीज़ सामने नहीं आई है। इस सब के बीच में इधर के विधायक इधर जाना, इधर के विधायक इधर जाना, ये भी चल रहा है। शिंदे गुट में भी एक नाराज़गी देखने को मिल रही है। कैबिनेट सारा का सारा चला गया है, बढ़ गया है, अब क्या बचा उनके लिए। बहुत सारे मसले हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का इस बात पर सहमति जताना कि इस पर हम सुनवाई करेंगे, जिस पर पहले कहा था कि चुनाव आयोग का काम है, हमारा काम नहीं है, आपको लगता है ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उद्धव ठाकरे के लिए? और क्या उद्धव के चांसेस अब फिर 50-50 वाले हो गए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई उनकी याचिका मंजूर करके सुनवाई की तारीख दी है, तो निश्चित रूप से हौसला तो बड़ा है उद्धव का। लेकिन अब कोर्ट का फैसला क्या होगा, असली बात तो तब सामने आएगी। कोर्ट ने प्राइमा फेसी माना है कि मामला सुनवाई के लायक है और इसलिए उन्होंने उसको दिया है। दूसरा, इधर शिवसेना ये दबाव बना रही है कि जो स्पीकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने विधायक वाले मामले में सुप्रीम स्पीकर पर जो छोड़ा था, स्पीकर फैसला करें अयोग्यता वाला मामला, तो उस पर शिवसेना दबाव बना रही है कि अब जो है जल्दी से जल्दी स्पीकर फैसला ले। लटका के अब नहीं रख सकते मामले को, क्योंकि अगर स्पीकर फैसला लेंगे उसके बाद जैसा भी होगा, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो जाएंगे वो, अगर हिसाब से फैसला नहीं होता है तो ये भी शायद इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह कर रहे हैं, शिवसेना कर रही है कि कोर्ट भी इस बारे में इस बात को संज्ञान में ले। हालांकि कोर्ट ने एक बार कह दिया, कोर्ट बार बार इस पर मुझे नहीं लगता कि स्पीकर पर कोई इस तरह उन्होंने नोटिस दिया भी है। वैसे राहुल नार्वेकर नोटिस दे चुके हैं, लेकिन अभी इस पर कितनी फास्ट कार्रवाई हुई, ये एक बड़ा सवाल। ये तो सब तरीका है, नोटिस दे दिया, नोटिस आया, नोटिस पर बात हो रही है। काम करते दिखाना और काम करना, इसमें फर्क होता है। अब उसमें होगा साहब, कितने विधायक हैं? 40 विधायक हैं। शुरू में 15-16 विधायकों का मामला है। अब 16 विधायकों से इन पर्सन एक दिन बात कर रहे हैं, तो 16-17 दिन में, 1 महीने तो ऐसे निकल जाएगा, समय निकाल। अगर अल्टरनेट, अब स्पीकर से आप ये कह नहीं सकते कि नहीं है कि 24 घंटे में फैसला करिए, सबको बुला के बात करिए, तो वो एक प्रक्रिया है। और देखिए, यही एक सवाल है भारतीय संसदीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक प्रणाली में। ब्रिटिश लोकतांत्रिक प्रणाली में स्पीकर चुनने के बाद व्यक्ति बिल्कुल दल निरपेक्ष हो जाता है, ये वहाँ की व्यवस्था है। हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप से तो माना जाता है दल निरपेक्ष है, संवैधानिक पद है, लेकिन व्यवहारिक रूप से दल निरपेक्ष हो नहीं पाता है। अब इसी में जो भी एनसीपी वाली क्राइसिस आई थी, तो खबर आई थी कि राहुल नार्वेकर चले गए उनसे मिलने, देवेंद्र फडणवीस, और उनसे कभी स्पीकर नहीं जाते। स्पीकर के पास लोग जाते हैं, लेकिन चले गए स्पीकर। और इस पर मतलब अब इसको किस रूप में लिया जाए? ठीक है, कहीं संवैधानिक रूप से कहीं लिखा नहीं है कि स्पीकर नहीं जाएंगे, लेकिन एक मर्यादा है, एक गरिमा है कि स्पीकर चूंकि उसको जज के रूप में देखा जाता है, निष्पक्ष देखा जाता है, तो वो किसी दल विशेष के कार्यालय या नेता के घर नहीं जाते आमतौर पर, और खासकर ऐसे क्रूशियल मौके पर जब बिल्कुल तनातनी का मामला हो जी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए कई बार स्पीकरों के कंडक्ट को लेकर के जो है बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ तक अदालतों ने की हैं कि जिस तरह से स्पीकर्स ने, अब कहाँ पर था, उत्तराखंड में था या अरुणाचल में, तो ये होटल में ही विधानसभा का सत्र हो गया था जी। तो बहुत सारे इस तरह के प्रश्न हैं। ये जहाँ तक मामला है शिवसेना वाला, देखिए 2-3 डेवलपमेंट हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 31 जुलाई की तारीख तय की है। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने भी उसी तरह महाराष्ट्र का दौरा शुरू कर दिया जैसे शरद पवार ने शुरू कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों अपनी अपनी राजनीतिक जो विरासत है, शरद पवार तो खुद विरासत के वो हैं। ये ठीक वैसे है कि बाला साहब आज भी मौजूद हों, जैसे कि यहाँ पर शिवसेना में उद्धव मौजूद है, वहाँ तो शरद पवार हैं, स्वयं मौजूद हैं। तो शरद पवार अपनी जमीन को वापस अपने पास बनाए रखने के लिए दौरा शुरू कर दिया, साथ में सुप्रिया उनके साथ जा रही हैं, उनकी बेटी। तो एक तरह से ये भी है कि शरद पवार अपनी ज़मीन
बचाते हुए उसको अपने पास रखने की कोशिश में सुप्रिया को स्थापित भी कर रहे हैं पार्टी के नेता के रूप में, क्योंकि अब सुप्रिया के सामने पार्टी के भीतर तो कोई चुनौती है नहीं। जी जी। और एक नई तरह की लीडरशिप उन्होंने कहा था हम लाएंगे, तो जो सेकंड थर्ड रैंक के जो नेता थे, जिनको इन नेताओं की वजह से जो छोड़ के गए, मौका नहीं मिल पा रहा था, अब शायद शरद पवार उनको आगे लाएंगे। जितेंद्र आव्हाड हैं, जयंत पाटिल हाँ, हैं, रोहित पवार का भी नाम चलता रहता है। ये नाम तो वो है जो नोन है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे जिलों में, मान लीजिए जिला स्तर पर अब कोई अजीत पवार का आदमी था, अब वो अजीत पवार साथ चला गया, तो वहाँ एक दूसरा आदमी खड़ा होगा। छगन भुजबल के इलाके में वो गए। देखिए, शरद पवार ने सबसे पहली रैली की सतारा में। सतारा का ऐतिहासिक महत्व है, वो शिवाजी महाराज का की राजधानी हुआ करती थी। पवार का गढ़ भी है, गढ़ है रायगढ़, और सतारा तो उनकी वो थी। और दूसरा नासिक के येवले में, हाँ, जो छगन भुजबल का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ गए। वहाँ उन्होंने कहा मैंने गलती की कि मैंने इनको दिया ऐसा उम्मीदवार। तो एक तरह से उन्होंने वहाँ पर एक इमोशनल कार्ड खेला। उद्धव ठाकरे नासिक में थे, शायद महाराष्ट्र में कहीं पर थे। जी जी। और उन्होंने ये कहा, उनका तो बहुत ही इमोशनल वो था, जिसमें उन्होंने कहा कि 2.5 साल का तय हुआ था, और उन्होंने कसम खाई अपने पिताजी की, अपने मतलब दादा की, देवी माँ की, कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये बात तय हुई थी। और एक तरह से उन्होंने ये इमोशनल कार्ड खेला कि भाई खंडन करे बीजेपी, ऐसा नहीं हुआ था तय। तो अब दोनों नेता निकल पड़े हैं मैदान में। ये लोग सत्ता और सरकार के बंटवारे में लगे हुए हैं। अभी मुझे लगता है कि शिंदे की जो शिवसेना है जी, और अजीत पवार का गुट जो है, ये अभी इनका जो ध्यान है वो सत्ता की बंदरबांट पर है कि मंत्रालय जैसे किसको क्या मिलेगा। शिंदे गुट पे दबाव बढ़ रहा है कि वो जो उनको उम्मीद थी उनकी विधायकों को कि उनको और मंत्रालय मिलेंगे, अब पता ही लग रहा है कि यहाँ एनसीपी वाले आ गए, तो उनको लग रहा है कि हमारा शेयर गया। तो वहाँ एक खदलाहट है, आपस में खींचतान है। इधर एक शिंदे पर दबाव पड़ रहा है कि भाई अब अजीत पवार आ गए, दादा बड़े नेता हैं, और दादा की वजह से ही शिंदे साहब छोड़ के गए थे, ये कहते हुए कि अजीत पवार जो है उनके लिए चूंकि वित्त मंत्री थे, वो धन नहीं दे रहे थे उनके मंत्रालय के काम के लिए, और जिस तरह से अजीत पवार का दबदबा था अगाड़ी सरकार में, इस वजह से छोड़ के गया। अब अजीत पवार यहाँ आ गए। तो ये सारे पेंच इस सत्तारूढ़ गठबंधन को सुलझाने हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में बीजेपी के अंदर से दबाव बन रहा है कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, ये फुटकर पार्टियों का मुख्यमंत्री क्यों, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये भी एक प्रश्न है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। वो कहते थे 3 टुकड़ों की उनकी सरकार है। अब ये जो सरकार बन गई, इसमें बीजेपी तो एक बड़ा टुकड़ा है मान लीजिए, लेकिन ये तो टुकड़ों के टुकड़े हैं दोनों, तो ये भी एक चुनौती है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके सामने चुनौतियां तो रहेंगी। क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि बीजेपी ने कॉम्बिनेशन बनाकर सरकार तो हासिल कर ली, लेकिन आगामी राजनीति के लिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए कमजोर स्थिति बना ली है, अपने लिए परेशानियां पैदा कर ली? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन राजनीतिक पत्रकार के तौर पर मेरा विश्लेषण ये है कि आम तौर पर ऐसे मामलों में कई बार नुकसान होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1997 की बात है, और उत्तर प्रदेश में मायावती जी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी 6 महीने के लिए। मायावती जी का टर्म पूरा हो गया 6 महीने का, कल्याण सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए, और उसका शायद 1 महीना हुआ था, 1 या 1.25 महीना, मायावती जी ने समर्थन वापस ले लिया, बीएसपी ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया। कल्याण सिंह जी की सरकार पद पे आ गई। सदन में विश्वास मत साबित करना था, गवर्नर ने कहा कि विश्वास मत साबित करिए। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने बीएसपी और कांग्रेस दोनों को तोड़ा। करीब 21-22 विधायक बीएसपी के और इतने ही विधायक कांग्रेस से, करीब 44-45 विधायक दोनों पार्टियों के तोड़े गए और सरकार बचाई गई। और जो विधायक तोड़े गए उनमें तमाम दागी थे, जिन पे गंभीर आपराधिक मामले थे, हत्या, डकैती, बलात्कार, इस टाइप के मामले, गंभीर मामले, मुकदमे थे कईयों के ऊपर। और एक उसमें से एक अमरमणि त्रिपाठी भी जेल में है। उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ये हुआ, सरकार तो बच गई, सरकार तो 2002 तक चल गई। कल्याण सिंह रहे, राजनाथ सिंह आए, बीच में रामप्रकाश वर्मा आए, रामप्रकाश गुप्ता आए, तो सरकार तो बच गई। लेकिन 20 साल तक
बीजेपी की सरकार नहीं आई उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की हालत ऐसी हो गई कि 2017 में जाके बीजेपी की सरकार बनी, जब 2014 में मोदी जी केंद्र में आ गए और भारतीय जनता पार्टी को तब जाके फायदा को करना। 2002 का चुनाव बीजेपी हारी, 1999 और 99 में और 2004 में उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें घटी, सपा बसपा की जो पकड़ बनी वो लोकसभा में, और फिर 2007 का चुनाव बीजेपी हारी बुरी तरह से विधानसभा का, फिर 2012 का भी हारी और सीटें लगातार घटती गई। लास्ट में 2012 में 49 सीट पे आ गई थी बीजेपी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें कई बार लोगों में, और वहीं अगर बीजेपी उसी टाइम चुनाव में चली जाती कि ठीक है हमारा समर्थन वापस ले लिया मायावती ने, तो थम्पिंग मेजोरिटी से जीत के आती। तो इसलिए कई बार ये फैसले जो है दूरगामी दृष्टि से नुकसानदेह होते हैं, लेकिन इस मामले में भी मैं एक बार कहूँगा कि ये परीक्षा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की तो है ही कि वो जो विधायक और सांसद तोड़ के लाए हैं वो कितना जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में अपना विश्वास जमा पाते हैं। शरद पवार और सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की भी है कि वो अपनी अपनी पार्टियों की जमीन और कार्यकर्ताओं को कैसे अपने साथ बचा के रख पाते हैं। तो ये चुनौती दोनों के सामने है और इनका फैसला विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में ही होगा। मैं आपसे एक चीज़ बहुत, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आप चुनावी राजनीति को बहुत नज़दीक से जानते हैं, क्या शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को एक मौका मिल गया है, जो आपने कहा ज़मीन पर जाने का, कि ये शायद पार्टी में नेताओं को रखकर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते थे जितना अच्छा अब कर सकते हैं, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जो एक घुटन, कथित तौर पर एक घुटन महसूस कर रहे थे, उनको अपना फ़ायदा दिखाई दिया कि अब एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, या अजीत पवार को अभी आगामी दिनों में कुछ अपने लिए उम्मीदें लग रही हो तो वो बन जाएं। ये एक बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है जिसके दूरगामी परिणाम शायद शरद पवार, उद्धव ठाकरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा है कि आपदा में अवसर मिल जाता है कई बार जी, तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के लिए आपदा में अवसर है कि वो अपना जो बंद कमरों की राजनीति थी, भाई उद्धव ठाकरे जी तो मातोश्री में बैठ के ही पॉलिटिक्स करते थे, वो अपने को मतलब बाला साहब के वारिस तो हैं ही वो जी, बाला साहब समझने की गलती करने लगे थे तो उसका नुकसान हुआ और एक तरह से उनको चेतावनी मिली कि आप बाला साहब नहीं है, बाला साहब के बेटे हैं आप, तो आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। ये नियति भी कई बार इस तरह की चीज़ें कराती है। शरद पवार जी को ये कहा, मतलब नियति ने बताया कि भाई जिन पर भरोसा कर रहे थे प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल और अजीत पवार आपको वही ले गए, वो चले गए, अब आपको एक बार फिर निकलना पड़ेगा लोगों के बीच में। आप और देखिए ना भाई, राहुल गांधी को देखिए, 2014 और 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को जमीन पर उतरना पड़ा ना, और आज 4000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। आज वो कहीं धान रोप रहे हैं तो कहीं मोटरसाइकिल के मैकेनिक के साथ बैठे काम कर रहे हैं, कहीं ट्रक चला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, नियति जो है, और ईश्वर कहिए, प्रकृति कहिए, नियति के जो भी कहिए, वो व्यक्ति को आपदा में अवसर प्रदान करती है। ये व्यक्ति पर निर्भर है कि उस अवसर का कैसे लाभ उठाए। एक महत्वपूर्ण बात यह कि असली नकली की लड़ाई तो चलती रहेगी। असली में जब अजीत पवार को मीटिंग करते हुए शरद पवार का फोटो लगाना पड़े, बड़ा सा होर्डिंग लगाना पड़े, जब पहले ही यही छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता कहते दिखाई दें कि हमें घड़ी पर वोट नहीं मिलता है, हमें शरद पवार के चेहरे पर वोट मिलता है, ये बातें कहें। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के पास चाहे चिन्ह आ जाए, चाहे नाम आ जाए, लेकिन ठाकरे सरनेम लाने में उनकी चुनौती हो रही है। असली नकली की लड़ाई में संख्या बल के आधार पर अजीत पवार, शिंदे ज़रूर सरकार में आ गए हैं, पार्टी पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर वो असली दिखाई पड़ते हैं क्या? देखिए प्रवीण जी, जो ये नेता आधारित पार्टियां होती हैं और नेता आधारित पार्टियां धीरे धीरे परिवार आधारित पार्टियां बन जाती हैं। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसपे शीर्ष स्तर पर आप कह सकते हैं परिवारवाद नहीं है, शीर्ष स्तर पर, नीचे है वहां भी, सीपीएम में नहीं है परिवारवाद, हालांकि सिकुड़ गए वो काफी, बाकी सब जगह परिवार की प्रमुख भूमिका है। कांग्रेस में आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, वो गांधी परिवार के नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी परिवार की भूमिका तो है, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की तो सीधे राजनीति में, सोनिया गांधी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर भारतीय संस्कृति है कि नेता लोग या अकादमिक रूप से परिवारवाद की कितनी बुराई कर लें, बहुत खराब है, लेकिन जनता तो उसको स्वीकार करती है। ये परिवारवाद के खिलाफ ज़्यादातर वो नेता बोलते हैं, वो कार्यकर्ता बोलते हैं जो कई बार बड़े परिवार के शिकार होते हैं जी। आमतौर पर लोग तो स्वीकार करते हैं ना, कहीं किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, पहले लोग क्या करते हैं, उसके बेटे की तरफ देखते हैं। कोई सांसद की अचानक मृत्यु हो जाए, उसकी पत्नी, लालू यादव जेल गए तो तेजस्वी यादव नहीं, वो तो आप बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल इकाई के लेवल पे बात कर रहा हूँ, वो तो मैं उस पर आ रहा हूँ
किसी भी पार्टी में जैसे ही किसी की सांसद की या किसी विधायक की असमय मृत्यु होती है, रमेश लटके के बाद ऋतुजा लटके भी चुनाव, तुरंत उनकी पत्नी या उनके बेटे पर पार्टियां ध्यान देती हैं जी जी कि भाई वो सहानुभूति बनेगी करो। तो ये होता है। फिर अब पार्टियों की बात करें आप, तो देश की सारी पार्टियां जो है लगभग, बीजेपी का मैंने बता ही दिया, वो परिवार आधारित पार्टियां हैं जी। और विरासत जो है वो आमतौर पर बहुत ही, शायद ही कोई अपवाद हो, वो बेटे को ही मिलती है, बेटे या बेटी को, मतलब संतान को। जैसे नेहरू की विरासत इंदिरा गांधी को मिली, ठीक है, बाकी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। इसी तरह क्या कहते हैं, मुलायम सिंह की विरासत अखिलेश यादव को मिली, ये अपना लालू यादव की विरासत तेजस्वी को मिल रही है, करुणानिधि की विरासत स्टालिन को मिली, यानी उनके बेटे अलागिरी को नहीं मिली, स्टालिन को मिली। जी। तो और आप देख लिया, अकाली दल में सुखबीर बादल उनके वारिस हैं, प्रकाश सिंह बादल जी के, देवीलाल जी के वारिस ओम प्रकाश चौटाला, और चौटाला के बाद दुष्यंत चौटाला जो है वो भी देवीलाल जी के पोते, मतलब पोते के बेटे हैं। जी जी। चौथी पीढ़ी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस हिसाब से अगर देखें तो ये विरासत की जो लेगेसी है, ये उद्धव ठाकरे को ही मिलनी चाहिए, और शरद पवार तो भी स्वयं मैदान में हैं उस मानना नाते। और दूसरा, एक जब आप किसी मुद्दे पर पार्टी तोड़ते हैं या छोड़ते हैं, कोई बड़े मुद्दे पर, तो लोग कहते हैं हाँ यार, यहाँ किसी मुद्दे पे तो पार्टी छोड़ी नहीं गई, सिर्फ सत्ता के लिए छोड़ी गई। या तो सत्ता मिल जाए, सत्ता के कोप से बचाव हो जाए, सत्ता का बदरबाट हो जाए। अब जैसे वो अजीत पवार जी का मैं भाषण सुन रहा था उस दिन, और वो सारे प्रफुल्ल पटेल जी कि हम महाराष्ट्र के हित में काम करेंगे। भाई जो 2-3 प्रोजेक्ट बाहर चले गए महाराष्ट्र से गुजरात, उनको वापस ले आएंगे क्या? ये प्रश्न अगर कोई पूछे तो क्या होगा? महाराष्ट्र का हित तो इसलिए जनता भी समझती है, और समय आने पर जनता अपने हिसाब से फैसला करती है। एक फाइनल कमेंट आपका इस पर, एक लाइन की टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा। क्या ये माना जाए कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की परेशानियां यहाँ से शुरू होती हैं? देखिए, परेशानियां कहिए या चुनौतियां कहिए, एक हिसाब से, लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि भाई वो विपक्ष में थे दोनों, ये खासकर अजीत पवार और सारी पार्टी, और तमाम तरह के दबाव उन पर आ रहे थे। अब सत्ता पक्ष के साथ आ गए, केंद्र में भी सत्ता उनके पक्ष की है और राज्य में भी है, तो काहेगी परेशानी। लेकिन ये सत्ता कितने दिन, क्योंकि एक सभा 6-7 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, और उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव है, लगभग साल भर से थोड़ा समय। तो अब ये चुनौती है कि लोकसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा, कैसा प्रदर्शन रहेगा। 3 सिनेरियो बन सकते हैं। मान लीजिए एक सिनेरियो बन सकता है कि बीजेपी एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, इनका ही बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, तो सब कुछ ठीक ठाक गुडी अगर सब बढ़िया हो जी। दूसरा सिनेरियो है कि केंद्र में गैर भाजपा सरकार बन जाए, तब चीजें उल्टेंगी। तीसरा सिनेरियो भी है कि बीजेपी की सरकार बने भी, मान लीजिए कम सीटों से बने, और इनकी हालत न या और बिगड़ जाए, ये न जीत पाए सीटें, बीजेपी से खींचतान नहीं, तो इनकी क्या उपयोगिता होगी। तो इसलिए चुनौतियां इनके सामने बहुत हैं। जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती है, वहां इनको भी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती है। आज सत्ता आपके साथ है, कल जब सत्ता से बाहर होंगे तब क्या आपकी स्थिति होगी, क्या हैसियत होगी। असली टेस्ट तब होता है जब आप सत्ता से बाहर होते हैं। एकनाथ शिंदे, अगर उनको सत्ता का समर्थन नहीं होता, दिल्ली की सत्ता का, केंद्र की सत्ता का और राज्य सत्ता का, तो क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे? सोच सकते थे विद्रोह की? क्या अजित पवार को अगर दिल्ली और केंद्र की सत्ता का समर्थन नहीं होता तो ये प्रफुल्ल पटेल, तो क्या शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे? सोच भी नहीं सकते थे। तो सत्ता का खेल भी है। सत्ता से बाहर जब आप जाते हैं तब क्या स्थिति बनती है, वो व्यक्ति का असली परीक्षण होता है। मैं कई बार आपसे प्रश्न पूछ चुका हूं, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। क्या आपको लगता है कि टूट फूट की राजनीति का महाराष्ट्र की जनता पर एक नकारात्मक असर पड़ रहा है? और आप लोग, क्योंकि आप में से कई वोटर्स भी होंगे, कई महाराष्ट्र के मैं देखता हूं दर्शक बहुत सारे हैं, तो आप अपनी राय ज़रूर रखें कि जनता के बीच में इसका क्या इंप्रेशन जा रहा है। क्या जनता इससे नाराज़ हो रही है या नहीं? ये स्वाभाविक लगता है कि इस तरह से राजनीति है, सत्ता के खेल में ये सब होता है। आप अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।